गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले चैप्टर में हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था और अभी हम स्थलमंडल के उसमें आखिर में हम स्थलमंडल पे पहुंचे थे। तो हम स्थलमंडल में आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ज्वालामुखियों के बारे में। हम पढ़ रहे हैं ज्वालामुखी या वल्केनो के बारे में। तो जो प्रकृति में या पृथ्वी की सतह पर जो छेद या दरारें होती हैं, उनमें से लावा, भाप, राख और गैसें बाहर निकलती हैं। और जो ये लावा, भाप या गैसें बाहर निकलती है, उसमें से जो ठोस छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो लावा होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े, वो जल्दी ठंडे होके सॉलिड हो जाते हैं और इनको कहते हैं सीडर। और और जब ज्वालामुखी फटता है, उद्गार कहते हैं उसको, तो उद्गार होता है तो उसमें सर्वाधिक गैस और वाष्प होती है। और उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखियों को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला हो गया एक्टिव वल्केनो, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा हो गया डोरमेंट वल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा हो गया शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वल्केनो। तो हम पहले पढ़ेंगे एक्टिव वल्केनो के बारे में। तो इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है, कभी भी इसमें से वो लावा वगैरह वगैरह बाहर निकलता रहता है। और ऐसे सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या लगभग 500 है। इसमें इटली का एटना, स्ट्राम्बोली और मेक्सिको में स्थित उत्तरी अमेरिका में जो मेक्सिको देश है उसमें स्थित कोलिमा ज्वालामुखी भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है, जो हमारा कोलिमा ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली एक ज्वालामुखी है जो भूमध्य सागर के बीच में है। तो इस वाले ज्वालामुखी में से हमेशा गैसें निकलती रहती हैं और जिसकी वजह से आसपास का क्षेत्र चमकता है। तो इस ज्वालामुखी को, स्ट्राम्बोली को, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। अगला है हमारा प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी हमारा वो ज्वालामुखी हो गया जिसमें वर्तमान में अभी निकट समय में कभी विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसमें विस्फोट हो सकता है। इसके उदाहरण हैं विसुविस यस, ये भूमध्य सागर में है। क्राकाटोआ, ये सुंडा जलडमरू में मध्य में है। फ्यूजियामा जापान में है और मेयन फिलीपींस में है। तो ये हमारे हो गए प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण। नेक्स्ट है हमारा शांत ज्वालामुखी। तो ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कभी उद्गार नहीं हुआ हो, मतलब विस्फोट नहीं हुआ हो, ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है शांत ज्वालामुखी। तो इसके उदाहरण हैं कोह सुल्तान एवं देमबंद ईरान में है, पोमा म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में है, चिम्बराजो दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो जो सक्रिय ज्वालामुखी हैं उनमें से अधिकतम ज्वालामुखी हमारे प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों में है। तो इसीलिए इसको रिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन भी कहा जाता है। अग्निवलय रिंग ऑफ फायर या फायर रिंग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों पर स्थित हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत सारे ज्वालामुखियों में ऐसा होता है कि ज्वालामुखी के समय जो दरारें और सुराग होते हैं उनमें से जल और वाष्प बहुत ऊंचाई तक निकलता है, तो इसे गैसर कहते हैं। जैसे ओल्ड थेफुल गैसर, यह यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में है। और जो ये ओल्ड थेफुल गैसर है येलोस्टोन नेशनल पार्क में, इसमें हर मिनट में विस्फोट होता रहता है। नेक्स्ट टर्म है हमारा धुआंरे। तो ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम अवस्था होता है, इसमें गैस और वाष्प निकलता है। गंध युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा तथा न्यूजीलैंड का प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी काफ़ी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटापैक्सी, जो इक्वाडोर में है। इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सालाडो, जो एंडीज पर्वतमाला पे है। अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकाकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है।
और इसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। देखेंगे भूकंप के बारे में। तो भूकंप जो भूकंप आते हैं उनको भूगर्भ शास्त्र की भूकंप शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जिसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो जो भूकंप होते हैं उसमें 3 तरह के कंपन होते हैं। प्राथमिक तरंगें, प्राइमरी वेव्स होती हैं। यह तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनका औसत जो वेलोसिटी होती है वो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगें किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं प्राइमरी तरंगें, और इनकी जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। सेकेंडरी वेव्स, द्वितीय तरंगें, तो इन्हें अनुप्रस्थ तरंगें भी कहते हैं। यह तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती हैं और इनका औसत वेग होता है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसमें तीसरा है एल तरंगें, एल वेव्स। तो इन्हें धरातल या लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज की थी HD लव ने, तो इसकी वजह से इनको लव वेव्स भी कहा जाता है। इनका अन्य नाम है आर वेव्स, रेलाइट वेव्स। तो ये तरंगें मुख्यतः धरातल तक ये तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं और इनकी स्पीड होती है 1.5 to 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तरंगों को नापने के लिए जिस यंत्र का यूज़ होता है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सभी भूपयंकी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पे बढ़ता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने में कम होता है। और केवल प्राथमिक तरंगें ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वहाँ पर उनका वेग बहुत कम हो जाता है। गौण तरंगें द्रव पदार्थों से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगें केवल धरातल के पास ही चलती हैं। और हमारा हो गया विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगें परावर्तित और अपवर्तित होती रहती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं। मतलब भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप शुरू होता है, और जो भूकंप के केंद्र के पास की जगह होती हैं वहाँ L, P और S तीनों टाइप की तरंगें पहुँचती हैं। पृथ्वी के भीतरी भागों में जो ये तरंगें हैं ये अपना मार्ग बदलकर अवतल मार्ग पर चलती हैं। भूकंप के केंद्र से धरातल के साथ लगभग 11,000 किलोमीटर दूर तक P और S तरंगें पहुँचती हैं। केंद्रीय भाग जो कोर है वहाँ तक पहुँचने पर S तरंगें लुप्त हो जाती हैं और P तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है। इस क्षेत्र को शैडो जोन कहा जाता है, छाया क्षेत्र। नेक्स्ट टेक्निकल टर्म है हमारा एपीसेंटर, अधिकेंद्र। तो भूकंप का जहाँ पे केंद्र होता है उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पे जो पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर। जो हमारा सिस्मोग्राफ है उसको 3 स्केलों पे नापा जाता है। राशि फेरल स्केल, आपका मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। तो जो रिएक्टर स्केल है वो ज़्यादा यूज़ होता है। भूकंप की तीव्रता को नापने वाला जो रिएक्टर स्केल है उसका विकास अमेरिका के चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में किया गया था। रिएक्टर स्केल का जो प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई से की तुलना में 10 गुना अधिक होती है। तो इस स्केल पर 2 या 3 की तीव्रता का अर्थ होता है हल्का भूकंप, और 6.5 की तीव्रता का अर्थ है शक्तिशाली भूकंप। और भूकंप के जो आने की संभावना के हिसाब से किसी भी जगह को भूकंप के क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इस मैप में इंडिया को भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इसमें जो हिमालयी क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, फिर पश्चिम में गुजरात है, ये सबसे संवेदनशील है। और जो ये मिडिल वाला इलाका है जो हल्का वाइट टाइप का दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे कम संवेदनशील है। अब आगे देखेंगे हम विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ। तो इसमें हम देखेंगे पर्वत, पठार और मैदान। तो सबसे पहले हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर पर्वतों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया ब्लॉक माउंटेन। तो जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाते हैं और अगल बगल के भाग ऊपर उठ जाते हैं, तो इनको ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। और जो धंसा हुआ एरिया होता है उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है, रिफ्ट घाटी। तो इन पर्वतों के शीर्ष समतल और किनारे तीव्र होते हैं। भ्रंशन
किनारे तीव्र भ्रंश कगारों में सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं वासजेस जो फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है और साल्ट रेंज पाकिस्तान में है। तो ये हमारे ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर के बेसिन से होते हुए जैमजी नदी तक जाती है, लगभग 4,800 किलोमीटर लंबी है। अगला है हमारा रेसिडुअल माउंटेन, तो अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ ये भारत में है सब के सब। तो ये रेसिडुअल माउंटेन के उदाहरण हैं। सियरा जो स्पेन में है, गैसा एवं बूटे अमेरिका में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है संचित पर्वत। संचित पर्वत एक्यूमुलेटेड माउंटेन, भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावे के एक स्थान पर जमा होते रहने से बनने वाले जो पर्वत होते हैं उनको संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं संचित पर्वत के। अगला है हमारा बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। तो ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार होते हैं जिन पे असंख्य अनपत्तियाँ और अभिनितियाँ होती हैं, अपनतियाँ और अभिनतियाँ होती हैं, जैसे हिमालय है, आल्पस है, यूराल, रॉकीज, एंडीज। तो ये सारे फोल्डेड माउंटेन हैं। बलित पर्वत, बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पे माना ये जाता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया है बलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया, तो वो है आधुनिक पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया। जहाँ तक जहाँ पर आज हमारा हिमालय खड़ा है, प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से वहाँ पे टैथिस सागर था। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर ये माना जाता है कि जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे टैथिस सागर था, और जिसमें भू अभिनति अथवा भू द्रोणियाँ थी। दक्षिण के पठार के ऊपर की ओर विस्थापित होने की वजह से जो तैथिस सागर था उसमें बल पड़ा और धीरे धीरे उठता चला गया, जो आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का अरावली जो पर्वत है वो विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है। माउंट आबू के निकट है गुरु शिखर, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1722 मीटर। कुछ विद्वान अरावली को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण भी मानते हैं। अगला है हमारा पठार, प्लाट्यू। तो पठार धरातल का वो विशिष्ट स्थल रूप होता है जो अपने आसपास के स्थलों से बड़ा होता है, और इसका जो टॉप होता है, शीर्ष होता है, वो फ्लैट होता है, सपाट। पर्वत का काफ़ी ढालदार होता है और इसका होता है फ्लैट। पठार की ऊंचाई सामान्यतः 300 से 500 फीट होती है, और इससे अधिक ऊंचाई वाले पठार, जैसे सबसे अधिक ऊंचाई वाले पठार हैं तिब्बत का पठार जो 16,000 फीट ऊंचा है, बोलीविया का पठार 12,000 फीट ऊंचा है, कोलंबिया का पठार 7,800 फीट ऊंचा है। पठार को इस तरह से वो करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अनपर्वतीय पठार जो पर्वतमालाओं के बीच बने होते हैं उनको अनपर्वतीय कहते हैं। पर्वतपदीय पठार जो पर्वतमाला के, दूसरा है हमारा पर्वतपदीय पठार। पर्वतमाला और मैदान के बीच उठा हुआ समतल भाग होता है पर्वतपदीय पठार। महाद्वीपीय पठार जब पृथ्वी के भीतर जमा लौकोथिल और भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभार आते हैं तो ऐसे पठार बनते हैं, जैसे दक्षिण का पठार। तटीय पठार, समुद्र के तट पर स्थित पठार। गुंबदाकार पठार चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार हैं, जैसे रामगढ़ गुंबद भारत में है, तो ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। अगला है हमारा मैदान। तो मैदान जो 500 फीट से कम ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उन वो मैदान में गिने जाते हैं। 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान भी अनेक प्रकार के होते हैं। अपर्दनात्मक मैदान, जैसे नदी, हिमानी पर्वत जैसी शक्तियों के अपर्दन से जो इस मैदान का निर्माण होता है वो अपर्दनात्मक हो गए। लोएस मैदान, हवा द्वारा जो उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित जो है वो लोएस मैदान हो गया। कास्टर मैदान हो गया, चूने की चट्टानों के खुलने से निर्मित मैदान। संप्राय मैदान हो गया, समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। तो ये हो गए आपके संप्राय मैदान।
नेक्स्ट है हमारा ग्लेशियल मैदान। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। रेगिस्तानी मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप निर्मित होता है। और निक्षेपात्मक मैदान नदी के निक्षेप द्वारा बने बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। इससे गंगा, सतलज, मिसिसिपी, वांगो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार के मैदानों में जलोढ़ का मैदान और डेल्टा का मैदान भी प्रमुख हैं।